तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार। आप सभी का आई ड्रीम एजुकेशन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आई ड्रीम एजुकेशन को। तो जैसा कि हमने पहला पार्ट में पढ़ाया था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद में आप लोग को हम बताए थे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, किस प्रकार फर्स्ट राजा था इसका लुईस लामा, जिसको किस प्रकार लोगों ने क्या किया था, गिलोटिन पर रखकर काट दिया था। और उसके बाद बताया कि फिर क्या नेपोलियन बोनापार्ट आया, राजा बना, उसने बहुत अच्छे अच्छे किस प्रकार कार्य किए थे फ्रांस में। और उसके बाद बताए थे कि क्या आया था, था नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हरा देने के बाद 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में क्या किया गया था, नया राजा फ्रांस का लुई 18वां को बनाया गया था। उसका लुई 18वां किसी प्रकार मृत्यु 1824 में किसी कारणवश हो गया। उसके बाद नया राजा किसी चार्ल्स दसम को बनाया गया था। और फिर यह एक निरंकुशवादी राजा था। उसके बाद क्या हुआ, फिर नया राजा, इसके जनता ने बहुत ज्यादा विरोध करने के बाद फिर नया राजा किसको बनाया गया, लुई फिलिप को बनाया गया, जो ऑरेंज वंश का था। ठीक है, ये पूंजीपति का किस प्रकार हिमायती बन गया, लोगों ने इसका भी बहुत ज्यादा विरोध किया। और देखिए फिर इसमें क्या हुआ, अब नया राजा फ्रांस का कौन बना, अब फ्रांस का नया राजा। ठीक है, अब कौन बना फ्रांस का नया राजा, लिख सकते हैं फ्रांस का नया राजा, नया राजा नेपोलियन। लिख लीजिए यहाँ पे नेपोलियन तृतीय को बनाया गया। अब नया राजा क्या है, अब फ्रांस में नया शासक कौन बनाया, नेपोलियन तृतीय। तो इतना था फर्स्ट फर्स्ट वीडियो में, जितना आसान बात हम शॉर्ट में बता दिए फर्स्ट वीडियो में। अगर आपको पूरा विस्तार में समझना है तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखे, जाके पार्ट 1 को जरूर देखे। आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इटली का एकीकरण। टॉपिक का नाम क्या है, इटली का एकीकरण। तो आइए बनाते हैं टॉपिक, लिख सकते हैं यहाँ पे इटली का एकीकरण, एकीकरण, इटली का एकीकरण। ठीक है, देखिए इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण में जानेंगे किस प्रकार इटली बहुत सारे भागों में टूटा हुआ था। ठीक है, अलग अलग भागों में इटली टूटा हुआ था, उसका एकीकरण किस प्रकार किया गया, किन किन लोगों की मदद से, किन किन लोगों के द्वारा इस इटली का एकीकरण किया गया। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट लिख सकते हैं, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इटली और जर्मनी का एकीकरण। यहाँ बोला क्या, यहाँ बोला क्या, फर्स्ट वन जैसे बोल सकते हैं, तो बोला कि 19वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटना। 19वीं शताब्दी मतलब समय, 19वीं शताब्दी मतलब, शताब्दी मतलब क्या होता है आप समझिएगा पहले। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल का वर्ष। ठीक है, 100 साल को एक शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी कहने का मतलब समय कितना से कितना तक है, 19वीं है, एक पीछे जाइए तो 1800 से लेकर के 1900 तक, 1900 तक का समय। तो 1800 से लेकर 1900 तक का समय, इस समय क्या बोला, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटना, यूरोप में दो इतिहास महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जो थी इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ इटली का एकीकरण, उसके बाद पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, तो पहले आप पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। पहला पॉइंट हम लिखा दिया आपको, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, अगला पॉइंट आप लिखिए, जो 1815 टॉपिक का नाम, 1815
1815 की पूर्व इटली इटली इसमें लिखिए इस इटली जिसकी राजधानी रोम थी। इटली जिसकी राजधानी क्या थी? रोम थी।
चलिए आगे देखते हैं। इसके पिता क्या थे? सर्बिया के विख्यात चिकित्सक थे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, बोल सकते हैं मेजनी, मेजनी कार्बोनरी डाई की सदस्यता ग्रहण। हम तो बोल दिए मेजनी क्या था। मेजनी का पूरा नाम जोसेफ मेजनी था। मेजनी इटली के का पैगंबर या मसीहा माना जाता था। देखने में पूछ लिया जाता है कि बताइए किसे इटली के का पैगंबर या मसीहा माना जाता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि इटली के का पैगंबर या मसीहा मेजनी को माना जाता है। उसके पिता सर्बिया के विख्यात क्या थे? चिकित्सक थे। इनका जन्म 1805 में हुआ था। मेजनी कार्बोनरी संगठन का सदस्य था। तो कार्बोनरी क्या था? कार्बोनरी एक प्रकार का संगठन था। इसके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं कार्बोनरी संगठन के बारे में क्या था। ठीक है, इसके बारे में जान सकते हैं कि कार्बोनरी कार्बोनरी एक संगठन था। कार्बोनरी क्या? एक संगठन था जिसकी स्थापना 1810 में 1810 में हुई। 1810 में हुई थी। ठीक है, इसका काम क्या था? संगठन को, किसी भी संगठन की जब स्थापना किया जाता है उसका किसी न किसी प्रकार काम होता है ना, तो इसका क्या काम था? ठीक है, इसका क्या काम था देखिए, जानते हैं इसका काम के बारे में। इसका काम था क्या? छापामार युद्ध कर। ठीक है, अलग लिख सकते हैं छापामार युद्ध कर, छापामार युद्ध कर राजतंत्र को समाप्त कर, राजतंत्र को समाप्त कर, हाँ, गणतंत्र की स्थापना कर। ठीक है, इसका मुख्य कार्य था कार्बोनरी संगठन का। इसका संगठन जिसका स्थापना 1810 में किया गया था, इसका उद्देश्य था छापामार युद्ध कर गणतंत्र की, मतलब कि राजतंत्र, यह राज, ठीक है, राजतंत्र की स्थापना कर, समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र से कर लीजिएगा, गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र की स्थापना करना था। ठीक है, सीधे जाता क्या करता था? एक धावा बोल देता था, एक युद्ध का ऐलान कर देता था, एक जनता युद्ध कर देता था। पूरा तहस नहस, पूरा राजतंत्र जो भी है, राजा के महल वहल को, राजा के जो भी सिपाही थे उस सबको मार के भाग जाता था। ठीक है, इसका मतलब यही होता है छापा मार एक ताकि युद्ध का बोल देता था, जिसके कारण क्या होता था? राजा लोग संभाल नहीं पाता था और इसका क्या होता था? आगे चलते हैं, और किसी क्या क्या किया था मेजनी, तो उसके बारे में जानेंगे। तो मेजनी ने, लिख लीजिएगा, मेजनी ने यंग यूरोप तथा मेजनी ने यंग यूरोप 1831 में तथा एक मिनट, मेजनी ने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बार पूछ लिया जाता है कि यंग इटली की स्थापना कोई 1831 ईस्वी में था, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1834 ईस्वी में। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। इसका स्थापना किसने किया? मेजनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो और जानते हैं, चलिए और जानते हैं मेजनी के बारे में और क्या क्या आप जान सकते हैं। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स तो जरूर करें। ठीक है, आगे बोल सकते हैं। मेजनी ने 1851 में फ्रेंच ऑफ इटली नामक फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया। ठीक है, नामक
सामने से था का घटक से तो मुख्य मुख्य पॉइंट रहा इसमें मेजनी के बारे में एक बार बताना चाहेंगे फिर से। मेजनी का मेजनी का पूरा नाम जोसेफ मेजनी था। मेजनी को इटली का इकन का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। ठीक है, उसका जन्म 1865 के वियना नगर में हुआ था। इसके पिता मुख्यात चिकित्सक थे। मेजनी का 19 सदस्य का ग्रहण किया था, सदस्यता ग्रहण की थी। था क्या कारण था? कारण ये एक संगठन था जिसका 1810 ईस्वी हुई थी। छापामार युद्ध कर गणतंत्र के राजतंत्र को समाप्त गणतंत्र की स्थापना करना था। इसका उद्देश्य क्या था? ये था। तो मेजनी ने 1831 में इटली तथा 1824 में जंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया था। मेजनी ने 1841 फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते। वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, कमेंट तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहेंगे। तो मेजनी का अगला पॉइंट है, मेजनी जन प्रभुता के सिद्धांत पे विश्वास रखता था। ठीक है, मतलब जन प्रभुता का विश्वास रखता था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा दिया। ठीक है, जनता जनार्दन तथा इटली की नारा दिया। उसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव, ऑस्ट्रिया के बारे में बता दिया आपको। ऑस्ट्रिया जहाँ के चांसलर मेटरनिक था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। ठीक है, वही जिसका अध्यक्षता वियना सम्मेलन के अध्यक्षता इसी ने किया था, ऑस्ट्रिया ने 1815 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करना चाहता था और संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था मेजनी। ठीक है, अगला पॉइंट मेजनी गणतंत्रवादी था। राजतंत्र में उसकी आस्था नहीं थी। बोल सकते हैं मेजनी क्या था? मेजनी गणतंत्रवादी था और राजतंत्र में उसकी आस्था नहीं थी। ठीक है, राजतंत्र उसकी जरा सा राजतंत्र चाहता था, राजतंत्र खत्म होता। ठीक है, राजतंत्र का मतलब बहुत ज़्यादा विरोध करता था यह मेजनी। ठीक है, चाहता था कि देश में क्या हो, गणतंत्र आए। ठीक है, देश में क्या हो, गणतंत्र आए। लिख सकते हैं क्या हो, जब फिर से जब मेटरनिक का पता। ठीक है, मेटरनिक का पतन के बाद मेजनी इटली की राजनीति में सक्रिय हुआ। वह संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणतंत्रात्मक राज्य में बदलना संप्रभुता के सिद्धांत में विश्वास रखता था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा दिया। उसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करना तथा
संपूर्ण तो बिजली का मुख्य उद्देश्य था में बिजली का एकीकरण चाहता। ठीक है, बोला मेटरनिक का पतन के बाद मेदिनी इटली की राजनीति में प्रथम प्रवेश करता है। ठीक है, इससे पहले क्या था, पूरी तरह सक्रिय नहीं था मेदिनी। ठीक है, इससे पहले क्या था, मेदिनी क्या था, पूरी तरह इटली की राजनीति में सक्रिय नहीं था। लेकिन मेटरनिक का पतन जैसे ही 1848 ईस्वी में हुआ, तैसे ही क्या हुआ, मेदिनी ने क्या किया, इटली के राजनीति में पुनः सक्रिय हो गया। और क्या किया मेदिनी ने मेटरनिक के पतन के बाद मेदिनी इटली की राजनीति में पुनः सक्रिय हुआ और वह संपूर्ण इटली के एकीकरण। तो यही बात है, मेटरनिक के पतन के बाद मेदिनी इटली की राजनीति पुनः सक्रिय होता है। वह संपूर्ण इटली का एकीकरण कर संपूर्ण इटली का एकीकरण कर गणतंत्रात्मक राज्य में बदलना चाहता था। ठीक है, वो चाहता था कि हमारे अंदर मेदिनी क्या चाहता था कि मेरे अंदर क्या हो, पूरा इटली का एकीकरण हो और क्या हो, एकीकरण हो और क्या हो, गणतंत्र की स्थापना हो, राजतंत्र खत्म होकर क्या हो, गणतंत्र की स्थापना की जाए। ठीक है, मैं बदलता चाहता था। लेकिन दूसरी ओर होता था क्या, सार्डिनिया तथा पिडमॉन्ट का राजा चार्ल्स एडवर्ड था। ठीक है, सार्डिनिया तथा पिडमॉन्ट का राजा क्या था, चार्ल्स एडवर्ड था। वो चाहता था कि अपने नेतृत्व में क्या हो, इटली का एकीकरण चाहता था। ठीक है, क्या चाहता था, सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का राजा चार्ल्स एडवर्ड अपने नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं बताना तो बता सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट था। मेदिनी जन प्रभुता सिद्धांत विश्वास रखता था, वह जनता जनार्दन इटली का नारा दिया था। उसका उद्देश्य था ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को क्या करना, मुक्त करना था और संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। दूसरी बात, मेदिनी गणतंत्र तथा राजतंत्र की उसकी आस्था नहीं थी। ठीक है, मेटरनिक के पतन के बाद मेदिनी इटली की राजनीति पुनः सक्रिय हुआ। वह संपूर्ण इटली का एकीकरण कर गणतंत्र राज्य में बदलाव चाहता था। दूसरी ओर सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राजा चार्ल्स एडवर्ड, पूछ लिया जाता ऑब्जेक्टिव के सार्डिनिया तथा पिडमॉन्ट का राजा कौन था, तो चार्ल्स एडवर्ड था। कौन था, चार्ल्स एडवर्ड था। आगे चलते हैं, बताइए इसको। लिंक में डिस्क्रिप्शन में क्या है, टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको टेलीग्राम को जरूर आप ज्वाइन कर ले। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हो गया, यही चाहता था कि दूसरी ओर सार्डिनिया पिडमॉन्ट का चार्ल्स एडवर्ड चाहता था कि अपने नेतृत्व में हो। लेकिन दूसरी ओर क्या चाहता, पोप किसको कहा जाता है, पंजस होता है, पोप क्या था, जो जैसे कि हिंदू का शंकराचार्य होता है सबसे प्रथम, मुस्लिम का जो होता है उसका जो होता है धर्मगुरु अपना होता है, हेड होता है। उसी प्रकार इसको पोप जो होता है ना, पोप हेड होता है, धर्म का एक हेड बोल सकते हैं, उसी को पोप कहा जाता था ईसाई धर्म में। ठीक है, ईसाई धर्म में जो धर्मगुरु जैसे होता है सबसे ऊपर, उसी को पोप कहा जाता है। ठीक है, ईसाई में जो हुआ ना, ईसाई में जो हेड हुआ प्रधान के, उसी को पोप कहा जाएगा। तो पोप के बारे में, पोप क्या था, पोप अपने बोलते हैं मध्य इटली पोप के अधीन में था शुरू में ही। उसी प्रकार पोप के अधीन, पोप अपने पोप अपने पोप अपने पोप अपने अधीन पोप अपने अधीन एकीकरण चाहता था। ठीक है, चाहता था। अब देखिए, इस सार्डिनिया पिडमॉन्ट का चार्ल्स एडवर्ड वो चाहता था कि मेरे नेतृत्व में हो इटली का एकीकरण। पोप चाहता था कि मेरे अंदर, दोनों में टकराव चलता रहता था। वो कहता हमें इटली का एकीकरण अपने नेतृत्व में करेंगे, ये चार्ल्स एडवर्ड कहता हम इस सबसे उलझ पुलझ करके गुस्सा में होकर क्या है, बिजली का भाग, तुम लोग लड़ते रहो, हम चले। ठीक है, बिजली छोड़ देता है इटली का एकीकरण, आपसे नहीं होगा। अभी तुम आपस में ही लड़ रहा था इटली के एकीकरण के लिए। तो फलतः क्या होता है, फलतः फलतः बिजली बिजली अपने प्रयास प्रयास में विफल विफल होकर प्रयास में विफल होकर इटली से बाहर चला गया। ठीक है,
दोनों के झगड़ा के बीच में क्या करता है, ऐसे नहीं हो पाया तो बोला मेजनी अपने प्रयास से विफल हो गया, इसलिए कहीं का नहीं करा, चल गया कहीं और बाहर, ठीक है, छोड़ दिया इसलिए कहीं करने से ना हो पाया तो क्या कर। ये था मेजनी के बारे में जितना भी थोड़ा मोड़ा जानकारी थी मेजनी के बारे में, ठीक है। अब अगला नायक जो पढ़ाए थे मेजनी काउंट काउर गैरिबाल्डी था। अब काउंट काउर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो देख सकते हैं। तो चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। अब काउंट काउर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बोलिए काउंट, तो काउंट काउर इसलिए कहा जाता है कि मेजनी को बताते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं मेजनी को मिटा देते हैं। नहीं रखना तो बाद में काम करते काम करते हैं। जैसे कि जान रहे होली चल रहा है आप लोग को, ठीक है, अभी होली चल रहा है तो बस सभी कोचिंग क्लास तो बंद ही है, ठीक है, सारा कोचिंग क्लास बंद है, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन घर पर पढ़ सकते हैं, ठीक, कोचिंग क्लास बंद है लेकिन ऑनलाइन थोड़ी ना बात है, ऑनलाइन तो पढ़ ही सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। काउंट काउंट के बाद लगती है, ठीक है, इसलिए हमको तो काउंट काउंट सुंदर लगते हैं मेकअप वेकअप करने के बाद, तो उसी पर का अभी अच्छा से चल लिख लीजिए। मेरा राइटिंग तो ठीक नहीं है लेकिन आप लोग अच्छा से लिखिएगा, ठीक है, अपना फिर कॉपी चलिए। ये काउंट 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 कर सकते, चलो 1810 ठीक है। इसका क्या मानना था, उसका मानना था कि इटली का मानना था कि इटली एकीकरण के लिए आर्थिक उन्नति एवं सैनिक शक्ति अनिवार्य है, ठीक है। काउंट काउंट का पहले काउंट काउंट का जन्म 1810 में हुआ था, ठीक है, 1810 में हुआ था। इसका मानना था कि इटली का अगर एकीकरण करना है ना, इटली का एकीकरण अगर उसको करना है तो हमको लगता है हमको आर्थिक रूप से क्या उन्नत होना पड़ेगा, ठीक है, आर्थिक रूप से क्या होना पड़ेगा, हम लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा और प्लस सैनिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सैन्य शक्ति बढ़ाना पड़ेगा। अगला बात है इसका एक वह कौन काउंट का वह एकीकरण के लिए विदेशी सहायता को भी आवश्यक मानता था, ठीक है। वह एकीकरण के लिए विदेशी सहायता को भी आवश्यक मानता, कहता था कि काउंट क्या मानना चाहता है, एकीकरण करना था तो विदेश से क्या करना पड़ेगा, सहायता लेना पड़ेगा, तभी क्या होगा, एकीकरण होना संभव है। लिख सकते हैं वह एक सफल कूटनीतिज्ञ वर्ष बोल रहा है कि वह एक सफल पूछा जाता है व्यक्ति में, बताइए कौन एक सफल कूटनीतिज्ञ था, तो बोलिएगा काउंट काउंट, कौन बोलिएगा काउंट काउंट क्या था, एक सफल कूटनीतिज्ञ था एवं राष्ट्रवादी था। पूछा गया बहुत बार व्यक्ति पूछा गया कौन 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 था जो एक सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, तो काउंट काउंट था, ठीक है। आगे चलते कूटनीतिज्ञ मतलब होता है अपना दिमाग लगाना, ठीक है, किसी भी कूटनीतिज्ञ के जरिए ओकरा भिड़ा के लगा दिया, भिड़ा के लगा दिया, ठीक है, दिमाग इस प्रकार कूटनीतिज्ञ बहुत था, दिमाग से बहुत तेज आदमी था, ठीक है, कुछ बोल करके मतलब एक बार ऐसा दिमाग लगाता था कि अपना काम निकल जाए तो सर उलझ जाए अपना, ये वाला बात। उसका विचार था
नेतृत्व सर्दिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण एकीकरण इटली का एकीकरण संभव है। ठीक है, आज के जैसे हम बोले थे ना, इससे पहले बताए थे कि क्या पोप चाहता था कि अपने अंदर वो चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था सर्दियाँ निर्माण करा जाए कि मेरे अधिक इटली का एक कानून। ठीक है, तो काउंट का विचार क्या था? काउंट का विचार था कि सर्दियाँ के नेतृत्व में क्या हो, सर्दियाँ निर्माण के नेतृत्व में क्या इटली का एकीकरण हो। ठीक है, इसका ये मानना था, इसका यह विचार था। किसका विचार? काउंट का यह विचार था कि सर्दियाँ के नेतृत्व में क्या हो, इटली का एकीकरण हो। कहते हैं 1850 में 1850 में 1850 में क्या हो, 1850 में काबुल 1850 में काबुल सर्दियाँ 50 में सर्दियाँ के नए राजा। ठीक है, 1850 में काबुल सर्दियाँ का नया चार्ल्स एल्बर्ट था। अब इसका नया राजा सर्दियाँ का नया राजा कौन बना? नया राजा कौन बना? विक्टर एमेनुअल। कौन बना? विक्टर इमैनुअल विक्टर एमेनुअल का कृषि व्यापार तथा अठारह सौ 50 से विक्टर काबुल सर्दियाँ के नया राजा जो बोले थे ना, तो पुराना राजा था कौन? चार्ल्स एल्बर्ट था। अब नया राजा कौन? विक्टर एमेनुअल। क्या नाम है? विक्टर एमेनुअल। बोलेगा सर्दियाँ का नया राजा कौन था? विक्टर एमेनुअल था। कौन था? एमेनुअल था। वो कृषि व्यापार तथा नौ शक्ति का मंत्री बना। कौन बना? काउंट काउर बना। ठीक है, कौन बना? काउंट काउर बना। ठीक है, काउंट काउर क्या बना? ऐसे कृषि का, व्यापार का तथा नौसेना, इस सबका क्या बना? मंत्री बना। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन एक सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, तो ये काउंट काउर था। ठीक है, इसमें से नया राजा के बारे में पूछ लेगा, विक्टर एमेनुअल था। 1850 ईस्वी में था। ठीक है, आगे चलते हैं। काबुल को रहने देंगे, काबुल से पढ़ लेना। आप लोग को अच्छा लग रहा है हमारी बातें, हमारी वीडियो, तो क्या करें, आप लोग को पता ही होगा, नीचे जाकर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और मैसेज कर दीजिएगा, ऐसे आप लोग को पता चल जाएगा अगर वीडियो डालेंगे ना, तो फट से मोबाइल पर मैसेज मिलेगा, ठीक है, ऐसे बच जाएगा तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, सर्दी का वीडियो आ गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे है 1800 तो क्या हुआ, मैसेज आ गया, मतलब वीडियो डाला गया है आई एजुकेशन चैनल पर। कैसे 52 हुआ, हमारा प्रधान मंत्री बन मंत्री के रूप में उसने मंत्री के रूप में उसने आर्थिक काउंट प्रधानमंत्री बन गया और मंत्री के रूप में उसने मंत्री के रूप में उसने आर्थिक सुधारों की स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया। 1852 में प्रधानमंत्री बनकर के मंत्री के रूप में उसने आर्थिक सुधार द्वारा सर्दियाँ विद्वान की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया।
ठीक है। तो वहाँ की स्थिति को थोड़ा बहुत सुधारने का कोशिश किया जब 1852 में से क्या बन गया, वो प्रधानमंत्री बन गया। विक्टर एमेनुअल ने शुरू किया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ये सब काम कृषि व्यापार नौसेना मंत्री बना था। उसके बाद इसको क्या किया गया, राजा के द्वारा मंत्री बना दिया गया 1852 ईस्वी में। तो बोलेगा आप लोगों को पूछ लिया जाता है कभी विक्टर एमेनुअल ने क्या, विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबुल को किस पद पर नियुक्त किया था प्रधानमंत्री पर, किस पर, प्रधानमंत्री। पूछ लेता है कि बताइए कि विक्टर एमेनुअल, ऑब्जेक्टिव कि विक्टर एमेनुअल ने सर्डिनिया तक निर्माण का राजा विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबुल को किस पद के लिए नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया था। आगे चलते हैं, आप बोल सकते हैं उसके प्रयासों से, उसके प्रयासों से, उसके प्रयासों से कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास, कृषि का विकास हुआ, विकास हुआ और औद्योगिकरण बढ़ा तथा रेल संचार रेल और संचार व्यवस्था सुदृढ़ हुई। तो उसने क्या किया, जब उसके प्रयासों से, उसने जब प्रयास किया तो उसके प्रयास से कृषि बहुत अच्छा हो गया, औद्योगिकरण बढ़ गया, रेल और संचार की व्यवस्था वो क्या कर दिया, काम का बहुत अच्छा कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। आगे चलते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। इस व्यवस्था करते होते वह राजा उजा बना हुआ है, इसी में एंट्री कर लेता है गैरीबाल्टी। इसे क्या करता है, एंट्री कर लेता है, गैरीबाल्टी की एंट्री हो जाती है। ठीक है, चलिए आप गैरीबाल्टी के पढ़ते हैं। इसी में गैरीबाल्टी चाहता है एंट्री कर लेता है, ये अपना काम कर रहा है, अकाउंट का क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। ठीक है, वो सूर्य कला व्यवस्था को अपनी नीति लगा रहा है। ठीक है, किसको एकीकरण करने के लिए, इसी बीच में एंट्री होता है किसकी, गैरीबाल्टी की। किसकी, गैरीबाल्टी की। चलिए गैरीबाल्टी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक बना सकते हैं सुंदर, फिर उसी के जैसे बोलेंगे गैरीबाल्टी, सुंदर। ठीक है, गैरीबाल्टी, गैरीबाल्टी नहीं बोलिएगा। ठीक है, गैरी बाल्टी नहीं, बाल्टी थोड़ी ना, बाल्टी पानी भरने वाला बाल्टी थोड़ी ना होता है, गैरीबाल्टी। क्या, गैरीबाल्टी, नॉट टी, गैरीबाल्टी, बाल्टी नहीं, गैरीबाल्टी। तो गैरीबाल्टी के बारे में पढ़ेंगे। गैरीबाल्टी के बारे में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। गैरीबाल्टी के बारे में क्या क्या है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। तो गैरीबाल्टी इटली के क्या है, इटली के एथिकल में गैरीबाल्टी, गैरीबाल्टी का महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था, गैरीबाल्टी क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। तो देखते हैं इटली गैरीबाल्टी का क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था, क्या क्या योगदान था, देखते हैं। आइए देखते हैं गैरीबाल्टी का। तो इसका जन्म 1807 में, इसका जन्म 1807 में 20 में हुआ था। ठीक है, 20 में हुआ था बिजली और काबुल के समान। ठीक है, इसमें बिजली और काबुल के समान, बिजली और काबुल के समान, वह भी एक महान राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी था। ठीक है, राष्ट्रवाद से हाथ से प्रेरित होकर राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर उसने यंग इटली सदस्यता ग्रहण किया। यंग इटली के बारे में बताते, जिसकी स्थापना किसने किया था, यंग इटली किया था। किसने किया था, मिजनी किया था। किसने किया था, मिजनी ने किया था, बताए थे। तो उसी वही है, उसी का सदस्यता ग्रहण किया, सदस्यता ग्रहण किया। उसे क्रांति, उसे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के तहत उसे मृत्युदंड सजा सुनाई गई थी, परंतु वह भागकर विदेश चला गया।
हाँ, वापस आया नहीं करा बैठो यार, कुछ नहीं कुछ नहीं आने को आने को और वापस आया ठीक है ठीक है दोबारा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है संभव कर दो तो बोलेगा आप लोग को बताइए इटली के टाइम में गैरीबाल्दी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, गैरीबाल्दी का क्या था, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जन्म 1819 में हुआ था। ठीक है, बिजनी और काबुल के सामान्य व महान राष्ट्रवादी था। जैसे बिजनी और गैरीबाल्दी जिस प्रकार के राष्ट्रवाद का समर्थक था, उसी प्रकार गैरीबाल्दी भी क्या था, राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा समर्थक था। ठीक है, राष्ट्रवाद से प्रेरित होगा, इसने राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर क्या किया, यंग इटली की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसने उसे क्रांतिकारी गतिविधियों में पकड़ा गया, जिसके कारण से मृत्युदंड की सजा सुनाई, यह परंतु यह भागकर विदेश चला गया। 1847 में इटली वापस आया और एकीकरण की प्रक्रिया उसने पुनः शुरू कर दिया और अनेकों युद्ध लड़े। क्या किया, इटली के एकीकरण के लिए उसने अनेकों युद्ध लड़े और अपनी कुशलता के बल पे क्या किया, इटली का एकीकरण संभव कर सका। क्या किया, इटली का एकीकरण संभव कर सका। तो और दो पॉइंट है इसके बारे में देख लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक क्या है कुछ होता है गैरीबाल्दी कैसे से नाविक था। क्या नाविक था, बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ध्यान दो, गैरीबाल्दी पेशे से क्या था, गैरीबाल्दी पेशे से क्या था, नाविक था। गैरीबाल्दी पेशे से क्या था, नाविक था। ठीक है, मेजनी के बारे में, काबुल के बारे में, गैरीबाल्दी के बारे में किस प्रकार आपने मेजनी देखा, किस प्रकार मेजनी ने अपने कानूनी संगठन का सदस्यता ग्रहण की, कानूनी का क्या समाजित करके राजतंत्र का खत्म करना और लोकतंत्र की स्थापना यानी गणतंत्र की स्थापना करना था। और इसे क्या किया, यंग इटली तथा यंग यूरोप 1834 में स्थापना किया, ये सब किया। काबुल में क्या किया, काबुल को आपने भी देखा, काबुल के बारे में देखा, गैरीबाल्दी की मेजनी के बारे में, इस सब के बारे में आपने देखा। किस प्रकार काबुल ने क्या किया था, विक्टर एमानुएल इसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। विक्टर एमानुएल इसे प्रधानमंत्री नियुक्त करके इसने क्या किया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन चाहता था कि विदेशी इसका मानना था कि बिना आर्थिक समृद्ध हुए, बिना सैनिक समृद्ध हुए, बिना और विदेशी सहायता लिए बिना हम इटली का एकीकरण नहीं कर सकते। इसका यह मानना था, इसका विचार था किसका, काबुल का। गैरीबाल्दी का विचार, गैरीबाल्दी पेशे नाविक था। और इसे क्या किया, इसने गैरीबाल्दी तथा मेजनी द्वारा क्रांतिकारी अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं से सहमति हो, उसने क्या किया था, यंग इटली की सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, और क्रांतिकारी गतिविधियों में पकड़े जाने का मृत्युदंड दे दिया गया था, जिसे भाग कर विदेश चला गया। और फिर 1847 से इटली वापस आया, एकीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की और इसके पक्ष में क्या किया, इटली का एकीकरण संभव हो सका। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कैसे मेजनी, काउंट काबुल और गैरीबाल्दी ने अपने सहयोग से क्या किया, इटली का एकीकरण करने का संभव किया, इटली का एकीकरण हुआ। ठीक है, अब जानेंगे फाइनली इटली के एकीकरण का चरण के बारे में, इटली का एकीकरण के चरण के बारे में इंट्रोडक्शन समझे, लेकिन फाइनली इटली का एकीकरण अभी संभव नहीं हो पाया। ठीक है, इटली के एकीकरण के चरण के बारे में आप जानेंगे। तो देखिए, इटली के एकीकरण के प्रथम चरण। ठीक है, इटली के एकीकरण का प्रथम चरण में क्या हुआ, इटली के एकीकरण में प्रथम चरण में क्या हुआ, एकीकरण का प्रथम चरण देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एकीकरण का प्रथम चरण। ठीक है, आप जानेंगे इटली के एकीकरण में प्रथम चरण में क्या क्या हुआ। ठीक है, कुछ बातों पर ध्यान रखिएगा, किस बात क्या बात हुआ था वो सब जानेंगे इटली के एकीकरण में प्रथम चरण में। ठीक है, तो लिख सकते हैं इटली के एकीकरण के प्रथम चरण में क्या लिख सकते हैं, आइए लिखते हैं। लिखिए 1848 तक एकीकरण के लिए किए गए प्रयासों को कुशल दिया।
कितना ही प्रयास किया गया 1848 तक मतलब 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था, जिसके द्वारा क्या किया, कितना ही प्रयास किया गया इटली के एकीकरण के लिए, लेकिन ये क्या किया, इटली के एकीकरण का जितना भी प्रयास किया गया उसको कुचल दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। किसके, ऑस्ट्रिया के चांसलर के द्वारा इटली के एकीकरण के जितना भी प्रयास किया गया उसको क्या कर दिया, कुचल दिया गया। ठीक है, अब देखिए 48 के बाद इसका पतन हो गया। 1848 के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का क्या हो गया, पतन हो गया। उसके बाद देखिए परंतु किया गया, परंतु इससे राष्ट्रवादी चेतना कुछ नहीं है, मतलब कि राष्ट्रवादी भावना किसी के बीच से नहीं है। और फाइनली क्या हुआ 1848 के बाद, 1848 के बाद, ठीक है 1848 के बाद, देखिए अगर 1848 के बाद, 1848 के बाद पुनः 1848 के बाद पुनः इस दिशा में प्रयास, आरंभ कर दिया गया। ठीक है, आरंभ कर दिया गया। पुनः इसी समय क्या किया गया, 1847 के बाद इसका पतन हो गया ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का, तब क्या कर दिया गया, इसका इटली के एकीकरण का पुनः प्रयास करने लगा दोस्तों। ठीक है, आगे अब सार्डिनिया, ठीक है, सार्डिनिया के नेतृत्व में एकीकरण का प्रयास, आरंभ हुआ। नए राजा विक्टर एमेनुएल और उसके प्रधानमंत्री, कौन था बता, उसके प्रधानमंत्री कौन था बताए थे पीछे, प्रधानमंत्री काबुल ने इस दिशा में प्रयास किया। जापान था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 1847 के जब मेटरनिक का पतन हो गया था, 1847 के बाद क्या किया गया, ऐसे पुनः प्रयास किया गया। ठीक है, अब सर्दिया का नया राजा विक्टर एमेनुएल क्या उसके प्रधानमंत्री काबुल ने इस दिशा में क्या किया, बहुत प्रयास किया। देखिए अगला पॉइंट 1854 में, 1854 में क्रीमिया का, 1854 में क्रीमिया का युद्ध, आरंभ हुआ इसमें फ्रांस तुर्की और इंग्लैंड संयुक्त रूप से उसके सबसे आपको नाम युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में काबुल को भी आमंत्रित किया गया। ठीक है, आमंत्रित किया गया वहाँ
एकीकरण एकीकरण का प्रश्न उठाया ऑस्ट्रिया 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 काबुल काबुल सम्मेलन सम्मेलन आलोचनाकार इसे गैर कानूनी बताया इस प्रकार इटली की समस्या को काबू में पूरे यूरोप की समस्या बना। जानते हैं फिर से। तो पहली बात इटली के प्रथम चरण में क्या हुआ था? 1847 में एकीकरण के लिए किए गए प्रयास को कुचल दिया गया। 1847 से पहले ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था, जिसके द्वारा जो भी प्रयास किया जाता था इटली के एकीकरण में, उसको क्या किया जाता था? इटली के चांसलर के द्वारा दबा दिया था। परंतु जब इसका पतन हो गया 1847 के बाद, इसका अथक प्रयास किया गया इटली के एकीकरण में। तो 1847 के बाद पुनः दिशा प्रयास आरंभ कर दिया गया। अब सर्दिया के नेतृत्व में, सर्दिया का राजा विक्टोरिया ने, ठीक है, नेतृत्व में एकीकरण का प्रयास आरंभ हुआ। नए राजा विक्टोरिया और प्रधानमंत्री काबुल ने इस दिशा को प्रयास किया। 1854 में क्रीमिया का कुछ नहीं तय किया था। 54 का क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? पूछ लिया जाता था क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? ये क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1853 से 54 1853 से 54 लिखा रहता है, 1853 से 54, ठीक है। तो 1853 से 54 में क्रीमिया का युद्ध आरंभ हुआ। इसे फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड संयुक्त रूप से रूस के विरुद्ध में लड़े। किसके विरुद्ध में लड़े? रूस से लड़े। और युद्ध के बाद जब पेरिस से शांति सम्मेलन में, जब कहाँ पेरिस से शांति सम्मेलन तक काबुल को आमंत्रित किया गया और काबुल ने अपनी कूटनीतिज्ञ के बल से क्या किया? इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। क्या किया? अपने कूटनीतिज्ञ के बल से, बोले थे ना, काबुल क्या था? एक सफल कूटनीतिज्ञ था। काबुल ने क्या किया? वहाँ अपना ये इटली के एकीकरण का बात उठाया पेरिस में, ठीक है। ऑस्ट्रिया नीति की काबुल ने सम्मेलन में आलोचना की, ठीक है। आगे है इसे गैर कानूनी बताया गया। क्या गैर कानूनी रूप से ये क्या हमको प्रभावित करता है? मतलब गैर कानूनी रूप से हमारे देश में जा रहा है, ये सब चीज बातों को पेरिस में उठाएगा। इसी प्रकार इसने क्या किया? इस प्रकार इटली के समस्या को इसने पूरा यूरोप की समस्या बना दिया। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव बताया कौन ऐसे व्यक्ति थे जिसने इटली की समस्या को पूरा यूरोप की समस्या बना दिया? तो काउंट काबुल थे। कौन थे? काबुल थे, मतलब काउंट काबुल थे, जिसने अपनी इटली की समस्या क्या किया? पूरा यूरोप की समस्या बना दिया था। अब चलते हैं दूसरे चरण। प्रथम चरण खत्म, इटली के एकीकरण का प्रथम चरण खत्म और द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं। बोलता है आइए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। आइए हम भी लोग वृंदावन नहीं, कहाँ प्रवेश करेंगे? द्वितीय चरण में, इटली के एकीकरण में द्वितीय चरण में। इसको यहाँ पे द्वितीय से मिटा देते हैं हम। आप लोग तो मिटा नहीं सकते हैं, आप लोग अगला पूरा लिखेगा एकीकरण का द्वितीय चरण। आप लोग अभी से थोड़ा पढ़िए, ठीक है। थोड़ा मेहनत कीजिए, ज़्यादा नहीं मेहनत करना है। क्या करना है? थोड़ा व्यक्ति याद करते रहना है और थोड़ा रिवीजन करते रहना है। फिर जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, तो ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब कुछ याद ही रहेगा। तो क्या ही पढ़ेगा? फिर कम पढ़िएगा, सब कुछ पता ही रहेगा आपको। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा नहीं, पूरा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा पढ़ते जाना है। ऐसे कम एग्जाम के समय में कम पढ़ना पड़े, नहीं तो एग्जाम के समय बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बच्चा लोग का, इसलिए सही से तैयारी नहीं कर पाता। इसलिए क्या कीजिए, आप लोग अभी से थोड़ा पढ़े। इन्हें समझते एग्जाम को बहुत टाइम है, बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है, पता नहीं चलेगा टाइम बीत जाता है। इसलिए थोड़ा पढ़ा कीजिए। पहले से लिखते हैं कि कैसा द्वितीय चरण होता है। द्वितीय चरण आप लोग लिखिए द्वितीय चरण, ठीक है। अच्छा से लिखिए चरण, द्वितीय चरण। तो एकीकरण का द्वितीय चरण में क्या क्या हुआ था देख सकते हैं। द्वितीय चरण बताते ना क्या हुआ आगे। द्वितीय चरण में गैरिबाल्डी आता है, देखिए एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी द्वितीय चरण में गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया, ठीक है। पूरा किया, इसके तलवार ने किया। इसने क्या किया था? युद्ध के जरिए क्या किया था? इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया था। गैरिबाल्डी ने क्या किया? युद्ध के जरिए कहा था बिना बैठे कुछ नहीं होगा। जब तक युद्ध नहीं करेंगे ना, तब तक इटली का एकीकरण होना संभव नहीं है। इसका मानना था जब तक युद्ध नहीं करेंगे ना, तब तक इटली का एकीकरण होना संभव नहीं है। इसलिए इसे तलवार लिखा गया था, गैरिबाल्डी की तलवार। आगे चलते हैं द्वितीय चरण के बाद।
आराम में, आराम में। वाह बेचनी, आराम में वहाँ बेचनी क्या समर्थक था, बेचनी का समर्थक था, परंतु परंतु बाद में परंतु बाद में वो काबुल प्रभाव में आया, गैरिबाल्डी युद्ध नीति नीति वह जानता था कि बिना युद्ध के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। अभी जस्ट बताया था ना, क्या वो चाहता था, वो जानता था कि जब तक हम युद्ध नहीं करेंगे, क्या था एकीकरण का द्वितीय गैरिबाल्डी के तलवार ने किया। गैरिबाल्डी वह मेजनी के पहले समझता था, बाद में काबुल का समर्थक हो गया। गैरिबाल्डी जानता था जब तक हम युद्ध नहीं करेंगे, जब तक हक को छीना जाता है, हक को जब तक नहीं छीनेगा, हक नहीं मिलता किसी को, हक को हल्ला को निकाल के लेना पड़ता है। इसी प्रकार ये बोला था, गैरिबाल्डी बोला था कि जब तक हम युद्ध नहीं करेंगे तब तक हम लोग को इतनी का एकीकरण होना संभव नहीं है। इसी प्रकार तो जस्ट बोले, फिर बोल रही संभव नहीं है। चलते हैं, इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ऑब्जेक्टिव में बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। की घटना से प्रेरित होकर उसने आक्रमण नीति अपनाई। सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी गठित जो लाल कुर्ता कहला। इसने क्या किया, 1859 की घटनाओं से प्रेरित होकर, घटनाओं से क्या आक्रमण से प्रेरित होकर उसने क्या किया, एक अपना एक सैनिक संगठन बनाया। क्या बनाया, एक सैनिक संगठन बनाया जिसका नाम था लाल कुर्ती। क्या नाम था, लाल कुर्ती। पूछ लिया जाता था लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था। क्या किसने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था। पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था लाल कुर्ती का गठन। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दक्षिण राज्य में क्रांति, दक्षिण राज्यों में क्रांति की ज्वाला गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से इसलिए पर अधिकार कर लिया।
बोल रहा है कि दक्षिण राज्यों में मतलब इटली के दक्षिण राज्यों में क्या हुआ की ज्वाला मतलब एकीकरण की ज्वाला प्रज्वलित थी। अतः गैरिबाल्दी ने इसका मौका का फायदा उठाते हुए किसने क्या जानता था कि उधर के लोग दक्षिण के लोग क्या कहते इटली के एकीकरण पे बहुत ज़्यादा लोग चाहता था कि एकीकरण में क्रांति उठा हुआ था। इसे क्या हुआ इसका फायदा उठाते हुए गैरिबाल्दी ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया उसकी सहायता से और वहाँ किसानों की सहायता से क्या किया वहाँ की सिसिली दक्षिण में जो सिसिली नामक जगह था सिसिली पर क्या कर दिया अपना अधिकार जमा दिया अधिकार कर लिया ठीक है जीत लिया क्षेत्र को। और अगला सिसिली सिसिली में सिसिली में विक्टर एमनुअल के अब सिसिली को जो जीता था ना सिसिली को जीता था ना निस्वार्थ भाव से क्या क्या विक्टर एमनुअल के नाम पर गैरिबाल्दी नाम पर गैरिबाल्दी ने सत्ता पर अपना आधिपत्य कर लिया और गणतंत्र के स्थापना की। दक्षिण राज्य में जो इटली के दक्षिण राज्य में जो एकीकरण की ज्वाला भड़क उठी थी उसका फायदा उठाते हुए गैरिबाल्दी ने क्या किया लाल कुर्ती सेना तथा स्थानीय किसानों की सहायता से सिसिली पर अधिकार कर लिया ठीक है। गैरिबाल्दी के द्वारा इसे यहाँ सिसिली का राजा बनने का ऑफर भी दिया गया लेकिन यह ठुकरा दिया और क्या किया विक्टर एमनुअल को क्या कर दिया विक्टर एमनुअल बोला कि आप ही बन जाइए गैरिबाल्दी का करा लेकिन गैरिबाल्दी बोला नहीं उसने क्या किया सिसिली को विक्टर एमनुअल को नाम गैरिबाल्दी के सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर दे दिया कि आप ही यहाँ पे राज कीजिए और यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुआ भक्त का पिता हुआ नया गणतंत्र की स्थापना हुआ। चलिए आगे समझते हैं। तो फिर समझ लेते हैं 1868 की घटना होगा उसने आक्रमण की नीति अपनाई सब पता ही तो समझ ही गए। वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा ठीक है। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर लीजिएगा ठीक है। आगे चलिए। तो चलिए आदि की सिसिली का विक्टर एमनुअल ने नाम पर गैरिबाल्दी ने सत्ता पर अपना अधिकार कर आगे चल कर इसने क्या किया सिसिली ने पल्स को जीतने का सिसिली जीतने के बाद इसने क्या किया सिसिली जीतने के बाद आगे इसने क्या किया पल्स पर अपना अधिकार क्या किया सेना की मदद से सेना की मदद से काबुल नेपाल पर
विक्टर एमेनुअल को संयुक्त इटली का घोषित किया, ठीक है, घोषित किया गया सार्वजनिक परिवहन परिवहन का नाम बदलकर इटली रखा है, ठीक है। अब सिर्फ जापानी से अब सिर्फ वेनेसिया, अब से वेनेसिया और रोम वेनेसिया रोम भी क्रमशः इटली के ऑस्ट्रिया और किसके थे? पोप के थे। पोप के बारे में बता चुके आपको। पोप क्या थे? बच्चे पोप के बच्चे इस प्रकार इटली के का द्वितीय चरण पूरा करो। आइए समझते हैं क्या हुआ। सेना की मदद से काबू ने क्या नेपाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। सेना की मदद से नीचे तक डिजिटल रेवोल्यूशन के नाम पर गैरिबाल्दी ने सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और क्या गणतंत्र की स्थापना किया, ठीक है। और इसी प्रकार सेना की मदद से काबू ने क्या किया, नेपाल पर अधिकार कर लिया और जन्म संग्रह करा के बगल के सिसिली था तथा सर्टिनिया के ये सबको आपस में मिला लिया, सबको जन्म संग्रह करा करके आपस में सभी को जन्म संग्रह करके मिला लिया अपने में, ठीक है। विक्टर एमेनुअल को संयुक्त इटली का क्या किया गया, राजा घोषित कर दिया गया और सर्डिनिया पिनवान का नाम बदल करके जो भी था इटली रख दिया गया। अब सिर्फ वेनेसिया और रोम, वेनेसिया रोम ही बचा हुआ था इटली का ही कहना, बाकी सब मिल गया था, सिर्फ रोम और वेनेसिया ये दोनों किसके अधीन में था, वो था पोप के अधीन में, रोम था पोप के अधीन में, वेनेसिया ऑस्ट्रिया के अधीन में था, ठीक है। यही सिर्फ बचा हुआ था अधीन ऑस्ट्रिया के इटली के ही में होने में। इस प्रकार इटली के का द्वितीय चरण पूरा हो गया और इटली का अंतिम चरण पढ़ेंगे और इटली का एक पूर्णतः संभव हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा पार्ट है बचा हुआ है, पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा या खराब लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। और अंतिम चरण आप देखेंगे इटली के एकीकरण का। और इससे पहले आप नहीं पढ़े तो फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। देखेंगे अंतिम चरण, ठीक है। अभी सब इटली का पूरा एकीकरण हो चुका है, सिर्फ रोम वेनेसिया छोड़ करके इटली का एकीकरण नहीं हुआ, बाकी इटली का पूरा एकीकरण हो गया। इसका योगदान था आप समझ चुके होंगे अच्छे से, अगर शुरू से लिख रहे होंगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगर बीच में आया है तो शुरू से देखिए जाकर दीजिए, ठीक है। बीच से मत देखिए, ठीक है। आप ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो बोर नहीं होइए, ठीक है। हम तो कुछ जोक थोड़ी ना सुना सकते, पढ़ाने आए तो पढ़ाई भी करेंगे, थोड़ी ना आप लोग को जोक सुनाएंगे। आजकल स्टूडेंट को चाहिए पढ़ने में मनोरंजन, सब चीज़ पे सब जगह देखिए, ठीक है। मनोरंजन चाहिए सब चीज़ में, सबको मनोरंजन नहीं है तो कुछ नहीं है। जहाँ मनोरंजन है बच्चा समझ जाता है भर के, जो चीज़ें अच्छा से पढ़ाएगा उसकी में कुछ नहीं है। मनोरंजन चाहिए बच्चा सबको आजकल। चलिए अंतिम चरण चलते हैं। अंतिम चरण बस छोटा सा है, बस लिख लीजिएगा आप, उस पर खत्म हो जाएगा। अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण इटली के एकीकरण का तीसरा चरण, तीसरा या अंतिम बात से ही तीसरा चरण, तीसरा और अंतिम चरण। तीसरा और अंतिम चरण जर्मनी, एकीकरण। अगला पार्ट में आप लोग को जर्मनी के एकीकरण में पढ़ाएंगे, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के साथ पूरा, ठीक है, पूरा तो क्या 1861 में दुर्भाग्यवश क्या 1861 में काबुल की मृत्यु हो गई।
काबुल की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, कांड रखा हुआ इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। और अब गैरिबाल्दी भी राजनीति से दूर चला गया था। गैरिबाल्दी भी राजनीति से अलग हो गया। अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ अंतिम चरण में क्या हुआ, इटली के दो महानायक थे काबुल और गैरिबाल्दी, ये दोनों क्या, काबुल की मृत्यु हो गया, गैरिबाल्दी क्या हो गया, गैरिबाल्दी आप राजनीति छोड़कर चला गया, इस वजह से राजनीति छोड़कर चला गया। आप तो इटली का एक तो बच्चा हुआ थोड़ा सा, ठीक है, वेनेसिया रोम का इटली में नहीं मिला है, ठीक है, देखते हैं तो क्या होता है। हो गया अतः 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 एकीकरण का नेतृत्व विक्टर एमेनुअल, किसने, विक्टर एमेनुअल विक्टर एमेनुअल। अब क्या था विक्टर, पता ना सर्दिया पिडमॉन्ट का पूरा इटली का आप क्या बना था, राजा बन चुका था, ठीक है, वहाँ इसने क्या किया था, गणतंत्र की स्थापना की थी। तो फाइनली अतः इटली का एकीकरण के नेतृत्व अब किसने किया था, आप किसने करना शुरू कर दिया, आप विक्टर एमेनुअल ने करना शुरू कर दिया, एमेनुअल ने संभाला, ठीक है, संभाला। अब 1864 ये पॉइंट बहुत जरूरी है, आप लोग लिख लीजिएगा, 1866 में 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा सेडोवा का युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ। और सेडोवा के युद्ध में प्रसा पराजित यानी क्या हुआ, 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध हो गया। पूछा जाता है बताइए सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, 1866 कब हुआ था, 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के, पूछेगा ऑस्ट्रिया और प्रसा मतलब 1866 में कौन सा युद्ध था, सेडोवा के युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रसा के, से कौन पराजित हो गया था, प्रसा पराजित। पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा, इसलिए आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है। अगला देखिए, इस युद्ध के बाद वेनेसिया इटली को मिल गया, ठीक है, इसी युद्ध का इसी 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा में सेडोवा के युद्ध हुआ। इसी युद्ध के बाद क्या हुआ, वेनेसिया और रोम बचा हुआ इटली के एक होने में, जिसे वेनेसिया आ जाता है, ठीक है, वेनेसिया क्या हो जाता है, वेनेसिया ऑस्ट्रिया प्रसा हरा देता है ऑस्ट्रिया को, इसलिए, ठीक है, तो इस युद्ध के बाद इटली ऑस्ट्रिया इस युद्ध के बाद वेनेसिया इटली को मिल, ठीक है। अब बच गया रोम, अब क्या बचा, अब अकेला रोम बचा है इटली का एकीकरण होने के लिए रुका हुआ, सिर्फ रोम। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, इस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण, इटली का वेनेसिया भी क्या हुआ, इटली में मिल गया, इटली में मिल गया। अब बचा क्या, अब बचा रोम। देखिए रोम का क्या होता है, रोम के देख सकते हैं 1870 ईस्वी में 1870 में प्रसा ने फ्रांस। अब क्या हुआ, विक्टर एमेनुअल अब स्ट्रांग हो चुका है, विक्टर एमेनुअल क्या हो गया, अब स्ट्रांग, बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग हुआ, क्योंकि अब सब इटली पूरा एक समय संपूर्ण इटली मिल चुका है, सिर्फ अब वेनेसिया मिल गया, बच गया सिर्फ कौन, अब बच गया सिर्फ रोम बचा हुआ है, बाकी सब मिल गया। अब विक्टर एमेनुअल क्या करेगा, फ्रांस पर क्या किया, फ्रांस पर भी कब आक्रमण कर लिया, क्या किया 1871 ईस्वी में, इस सबसे परेशान होकर फ्रांस ने क्या किया, प्रसा पर क्या दिया, आक्रमण कर दिया। तो प्रसा 1871 ईस्वी में प्रसा ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, प्रसा ने क्या किया, फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। अतः पोप 1870 में प्रसा ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। 1870 में किया सेडोन के युद्ध, 1870 में प्रसा ने
एक बात जोड़िएगा, सेडॉन, सेडॉन। प्रसा ने फ्रांस के सेडॉन पर आक्रमण, नहीं कुछ 1870 में सेडॉन के युद्ध में प्रसा ने फ्रांस पर, हाँ ये लिख सकते हैं, ठीक है। 1870 में, एक मिनट रुकिएगा, 1870 में सेडॉन में प्रसा ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। प्रसा ने सेडॉन, पूछा था सेडॉन का युद्ध कब हुआ, ठीक है। सेडॉन का युद्ध 1870 से। सेडॉन में प्रसा ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। अतः लिख सकते हैं, अतः पोप की सुरक्षा के लिए नियुक्त फ्रांसीसी सेना रोम से हट गया, ठीक है। हटा ली गई, ठीक है। अब क्या हुआ, 1870 में सेडॉन में प्रसा और फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, और उसमें क्या सेडॉन के युद्ध में फ्रांस हार गया, देख सकते हैं। सेडॉन के युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस हार गया, ठीक है। फ्रांस क्या हुआ, सुन लीजिएगा, सेडॉन के युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस पराजित हो गया। अतः पोप से सुरक्षा के लिए नियुक्त फ्रांसीसी सेना रोम से हटा दिया गया। अब पोप क्या पड़ गया, अकेला पड़ गया। क्या कर गया, पोप अकेला बचा, रोम भी बचा हुआ। आप इटली का हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, निकाल लीजिए थोड़ा सा, हम मिटाइएगा, आप मिटाइएगा, आपकी रिजल्ट थोड़ी ना होगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा, रोज हो जाएगा, तो याद कब कीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको मिटाना, आपको लिखना है आगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हटा दिया गया। और लाभ उठाकर, इसी लाभ उठाकर क्या किया, विक्टर एमानुएल रोम पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। यह लाभ उठाकर अब हट गया, सेना तो हट गया यहाँ से, सेना फ्रांसीसी सेना यहाँ से हट गया रोम पर से। अब क्या हुआ, रोम पर से फ्रांसीसी सेना हट गया, इसका लाभ उठाकर विक्टर एमानुएल क्या रोम पर हमले बोल दिया, आक्रमण कर दिया। ये बात बोल सकते हैं, लिखिए, यह लाभ उठाकर, इसका लाभ उठाकर विक्टर एमानुएल ने क्या किया, लाभ उठाकर विक्टर एमानुएल ने रोम पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, रोम पर आक्रमण कर दिया, लाभ उठाकर आक्रमण कर दिया, और उस पर अधिकार कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया, अब क्या किया, उस पर अधिकार कर लिया। रोम को स्वतंत्र कर, आगे लिख सकते हैं, रोम को स्वतंत्र कर, स्वतंत्र और इटली संयुक्त इटली, बोल सकते हैं क्या, संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। क्या अब क्या हुआ, इसी का फायदा उठा के पोप से कुछ सुरक्षा फ्रांसीसी हार गया। सेडॉन के क्या हुआ, सेडॉन के क्या हुआ, सेडॉन के 1866 में फ्रांस फसल था, इससे क्या फ्रांस हार गया, तो आगे सेना हट गया रोम से फायदा उठाकर उन्होंने क्या उसका अधिकार कर दिया, और रोम को स्वतंत्र कर दिया, संयुक्त इटली पर उसका क्या किया गया, राजधानी बना दिया गया। तो थोड़ा ऑप्शन उसका क्या, आप देखिए, फाइनली क्या हुआ, इटली का हो गया। क्या हुआ, इतना देर बैठने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यहाँ तक पहुँचे तो आप जरूर हमारा पूरा वीडियो देखे हों, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, ठीक है। तो आपका बहुत शुक्रिया यहाँ तक पहुँचे। तो इस पूरा सही राजधानी तो बन गया। फाइनली क्या हुआ, 1871 इसमें, 1871 कब, 1871 में मेजनी काबुल गैरिबाल्डी जैसे
जैसे राष्ट्रवादी और शासक ट्रिब्यूनल के द्वारा एकीकरण संभव एकीकरण संभव ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ 1871 कुछ इटली का एकीकरण कब संभव हुआ था 1871 ईस्वी में क्या हुआ इटली का एकीकरण संभव हुआ। ठीक है, तो आप लोग जान ये सब तो जान चुके हैं सब। फिर पहले 1871 ईस्वी में क्या हुआ इटली का एकीकरण संभव हुआ। तो आप लोगों को इतना दूर तक आने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अगर आप लोग को मेरा वीडियो और मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को आगे शेयर करें और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें। अच्छा लगे या खराब लगे अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो धन्यवाद आप लोगों का इतना देर